गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक बार फिर पॉलिटिकल साइंस में हमारे विषय को आगे बढ़ाते हुए गोपाल कृष्ण गोखले के जो शैक्षिक विचार हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के हम शैक्षिक विचारों को देखेंगे। एजुकेशनल थॉट्स। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि गोपाल कृष्ण गोखले की अगर हम बात करें, वो आर्थिक सुधारक, संवैधानिक सुधारक और साथ में शिक्षा संबंधी सुधारों के लिए भी जाने जाते हैं। हालांकि उनका मुख्य योगदान आर्थिक विषयों को लेकर है या आर्थिक अर्थ के संबंध में उन्होंने बहुत अच्छे या मौलिक सुधार प्रस्तुत किए हैं। तो हम इनके शैक्षिक विचारों को जानने से पहले हम इनका थोड़ा सा पृष्ठभूमि जाने। इस पृष्ठभूमि के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो राजा राम मोहन रॉय हैं, राजा राम मोहन रॉय के पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि उन्हें बड़ी आसानी से शिक्षा प्राप्त हो सके या उन्हें जो शिक्षा मिल रही है वो सहज में ही उन्हें उपलब्ध हो गई है। जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, उनकी जो शैक्षिक परिस्थितियां हैं या पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थी। और हालांकि वो कमजोर पृष्ठभूमि के होने के बावजूद उन्होंने अपनी शिक्षा संबंधी जो आवश्यकताएं थी या शिक्षा संबंधी जो विचार थे उन्हें पूर्ण करने का प्रयास किया। आप देखें कि ये मूलतः स्वयं भी एक शिक्षक थे। और अगर हम बात करें कि ये शिक्षा संबंधी जो इनके विचार हैं, ये इस प्रकार से डेवलप हुए हैं कि इन्होंने बचपन में बहुत अच्छे माध्यम से शिक्षा प्राप्त की। जैसे मैं बताऊं आपको कि इनके जो भाई और भाभी हैं, वो दोनों चाहते थे कि मिस्टर गोपाल कृष्ण गोखले अपनी एजुकेशन को पूरी करें, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर है जैसा कि मैंने पहले बताया। तो इनके स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद कॉलेज एजुकेशन पूरी होने में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो गई और इनके पास सिर्फ मात्र दो विकल्प थे गोपाल कृष्ण गोखले के पास। या तो अध्ययन कार्य करें या फिर आर्थिक परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए रोजगार। कोई कार्य करे। अब ये व्यक्ति ऐसे हैं, मैंने आपको पहले भी इनकी आपको बताई है विशेषता कि इन्होंने अपने स्वाभिमान पर आंच नहीं आने के लिए जो धन संबंधी जो इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा खर्च किए थे उस खर्च को बचाने के लिए एक समय का खाना बंद कर दिया था। ये एक समय खाना इन्होंने जारी रखा ताकि अपने परिवार पर आर्थिक भार भी नहीं पड़े और जो इन्होंने कोई सही डिसीजन लिया है वो डिसीजन भी इनका बना रहे। अब ये जो दो इनके सामने विकल्प रहे, या तो पढ़े या फिर कोई काम करे, तो ऐसी स्थिति में इनके भाई और भाभी ने इन्हें आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया।
अब आगे पढ़ने के लिए जब प्रेरणा मिली इन्हें, तो उसके लिए बिना बलिदान के अगर आप कोई चीज प्राप्त करते हैं तो उसका महत्व कम हो जाता है, या उसको आप उसका इतना महत्व नहीं समझ पाते हैं। तो इनकी भाभी ने अपने अपने जैसे पुराने समय में होता ही है, अपने सारे गहने क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। समाप्त करने का मतलब बेच दिए। और बेचने के बाद इन्हें कहा इनके आगे बढ़ने की या आगे एजुकेशन को पूरा करने के इनके लिए क्या हुआ, व्यवस्था हो पाई। ठीक है। अब इसके आगे क्या होता है देखें, तो ये मैंने आपको इनकी पृष्ठभूमि बताई पुरानी, या जिस आधार पर ये काम कर रहे हैं। अब इन्होंने इनका जो अध्ययन, या हम बात करें एक बार इनकी अध्ययन के क्षेत्र में ये किस प्रकार के थे या इन्होंने क्या उपलब्धियां हासिल की, तो उसको भी देखें एक बार। जो व्यक्ति स्वयं, देखो व्यक्ति वही डेवलप होता है या तो जिसको पढ़ने की बहुत इच्छा होने के बावजूद अगर पढ़ने नहीं दिया जाता है, तो एक तो वह व्यक्ति अध्ययन के प्रति लालायित होता है, एक दूसरा वह व्यक्ति होता है, दो तरह के व्यक्ति होते हैं जिसको सब कुछ उपलब्ध है इसके बावजूद भी वो पढ़ नहीं पाता है। तो अब मैंने आपको बताया इनकी पृष्ठभूमि में इनकी परिस्थितियां ऐसी नहीं है ये उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। ठीक है। लेकिन फिर भी कैसे न कैसे करके इन्होंने शिक्षा को प्राप्त करना या शिक्षा के प्रति इन्होंने अपने योगदान को शिक्षा प्राप्त करने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किए। अभी अध्ययन क्षेत्र में कैसे हैं, अध्ययन क्षेत्र में मिस्टर गोखले अध्ययन क्षेत्र में गोखले बहुत ही एडवांस हो या बहुत ज्यादा वो स्मार्ट हो ऐसा नहीं था, या बहुत ज्यादा उन्होंने अपनी डिग्री बहुत अच्छी प्रतिशत से प्राप्त की ऐसा नहीं था। अध्ययन क्षेत्र में इनका प्रदर्शन औसत स्टूडेंट रहे थे, या औसत से थोड़े से ठीक थे। औसत से ठीक थे। और दूसरी बात, लेकिन सह शैक्षणिक जो गतिविधियां थी, सह शैक्षणिक गतिविधियों में आगे रहते थे ये। इनकी स्मरण शक्ति बहुत ज्यादा अच्छी थी। और इस स्मरण शक्ति के कारण इन्होंने गणित और अंग्रेजी जैसे विषयों में, एक तो मूलतः है या पूरी तरह से तार्किक विषय है, उन विषयों में विशेषज्ञता हासिल करने का काम, दक्षता हासिल की। इसके अलावा इन्होंने क्रिकेट, फुटबॉल, शतरंज जैसे खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया। अब इसका क्या बेनिफिट है, मैं आपको क्यों बता रहा हूं।
आपको ये सब बताने का एक ही लॉजिक है कि स्टूडेंट जो हैं वो जिस तरह के होते हैं, आज के स्टूडेंट जिस तरह से हैं ठीक वैसे ही रहे हैं। ये कोई विशेष इन्होंने कोई कार्य नहीं किया है कि विशेष कोई किसी और अन्य ग्रह से आकर इन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी की हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कार्य जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना अच्छा रहता है, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ऐसा रहते हुए उन्हें एक तो जानकारी हुई, नेतृत्व क्षमता, तर्क वितर्क, तर्क वितर्क क्षमता, इसके अलावा संवाद क्षमता, कम्युनिकेशन स्किल्स, इन चीजों में इन्हें बेहद फायदा हुआ या और इसके आधार पर इन्हें ब्रिटिश संस्कृति को समझने का भी क्या मिला, बहुत अच्छा मौका मिला। और इसी आधार पर मैं कह रहा हूं कि इन्होंने उस संस्कृति को जानने के बाद ये देखा कि ये जो भारतीय अंग्रेजी या पश्चिमी जो शिक्षा पद्धति है वो किसी प्रकार से हानिकारक नहीं है, या मतलब जैसा इसके बारे में प्रचार प्रसार किया जा रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा उनका मानना था। तो यहाँ पर इन्होंने अपने अंदर इन क्षमताओं को विकसित किया। लेकिन दूसरी बात आ जाती है, आप देखें कि अ, वो जो कंफ्यूजन है या हम कह दें किसी भी प्रकार का असमंजस जो पैदा हो रहा है, अब इनमें भी वही असमंजस पैदा हो रहा है जो कि साधारण स्टूडेंट में अक्सर जो पैदा हो जाता है। ये भी यहाँ पर कंफ्यूज हो गए कि मैं इन सभी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करूं, मतलब जो भी चीज इनके सामने प्रस्तुत की गई या जो जिस भी खेल से ये जुड़े, अध्ययन क्षेत्र से जुड़े या किसी भी चीज से जब ये जुड़े तो इन्हें लगा कि मैं तो सब में अच्छा कर सकता हूँ, मुझे सब में करना चाहिए। जैसा कि आप 10th या 12th में जब आप कंफ्यूज रहते हैं उसी तरह का साधारण स्टूडेंट है। फिर इन्होंने देखा, इन्होंने महसूस किया कि मैं एक साथ किसी भी कार्य को नहीं कर सकता, एक ही बार में सभी विषयों में या सभी खेलों में पारंगत होना आसान नहीं है। तो इन्होंने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने फिर वहां पर एक अच्छा डिसीजन लिया और इन्होंने अपने गणित और अंग्रेजी में ध्यान लगाया। ठीक है, इसी का परिणाम रहा, इस असमंजस से जब ये बाहर निकले उसके बाद इन्होंने 1884 में अपनी एजुकेशन पूरी कर ली, यानी इनकी ग्रेजुएशन वहां पर कंप्लीट हो गई एली प्रिंसटन कॉलेज से। एली प्रिंसटन कॉलेज से इन्होंने 1884 में अपनी ग्रेजुएशन या स्नातक की परीक्षा जो है वो पूरी कर ली। ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इन्होंने एलएलबी के लिए भी ट्राई किया, लेकिन एलएलबी इन्होंने की नहीं। प्रयास किया लेकिन एलएलबी नहीं की। मैं बता रहा हूं कि ये एजुकेशन में इतने अच्छे थे तो इनका प्रयास रहता था कि मैं अपनी उच्च शिक्षा और आगे तक प्राप्त करूं, लेकिन ये एलएलबी नहीं कर पाए। कारण वही है जो मैंने पहले बता रखा है आपको। तो यहाँ पर इनकी जब एजुकेशन कंप्लीट हो गई, ठीक है, अब एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद इन्होंने आगे क्या किया, अब जैसा कि मैंने बताया था कि इनके सामने जो दो विकल्प थे उनमें से एक विकल्प को इन्होंने चुना, एक अल्टरनेट को चुनकर इन्होंने अपनी एजुकेशन वहां पर पूरी की। अब यहाँ पर इनका जीवन आता है या तो शिक्षक के रूप में, जैसा कि हम बात कर रहे थे खुद भी शिक्षक रहे, शिक्षक के रूप में, शिक्षक के रूप में इन्होंने शिक्षक के रूप में इन्होंने दो इंस्टीट्यूशन में अध्यापन कार्य कराया, एक तो न्यू इंग्लिश स्कूल और दूसरा है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी।
ठीक है। इन दो इंस्टीट्यूशंस में ये अध्ययन कार्य कराते थे, एजुकेशन कराते थे। वहां पर ये इतने सैद्धांतिक या सिद्धांतवादी थे। इसके दो उदाहरण हैं। एक तो इन्होंने जब इन इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किया था तब इन्होंने कहा था कि व्रत लिया था कि मैं 20 साल तक इन इंस्टीट्यूशन में क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा। 20 साल तक इन्होंने वो अपना वादा पूरा किया। और दूसरी बात, इन्होंने अर्थ को महत्व न देते हुए, इसको लेकर इनके भाई से इनके विवाद हुए, अर्थ को अधिक महत्व नहीं किया, यानी सैलरी को। अर्थ को अधिक महत्व नहीं दिया। ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 20 साल का जो व्रत लिया था अध्ययन कार्य कराने का, उस व्रत का क्या किया, इन्होंने पालन किया। और 20 साल तक इन्होंने स्टूडेंट्स को एक एज ए शिक्षक के रूप में बहुत अच्छी एजुकेशन देने का इन्होंने प्रयास किया था। 1902 में 1902 में फिर इन्होंने वहां से रिटायरमेंट ले लिया। 1902 में ये दक्कन एजुकेशन सोसाइटी से सेवानिवृत्त हो गए। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी से रिटायरमेंट लेने के बाद अब मैं जो कह रहा हूं वो बात ये है कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी से सेवानिवृत्त हुए, लेकिन वहां पर उन्होंने शिक्षक होने के साथ साथ या उससे अलग होने के बावजूद भी ये प्रवक्ता के रूप में काम करते रहे और देश भर में एजुकेशन के फील्ड को बेहतर बनाने के लिए इन्होंने डोनेशन लेने या दान के लिए काम करते थे कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की जो धन की जो आवश्यकताएं हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय या ब्रिटिश सरकार से डोनेशन की ये मांग रखते थे या वहां से डोनेशन प्राप्त करने का प्रयास करते थे। ठीक है। तो आप देखें कि सेवानिवृत्ति के बाद भी इन्होंने इस क्षेत्र में सुधार के लिए प्रयासों को छोड़ा नहीं था। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि आगे हमारा जो है, अब हम एक एक करके इनके शैक्षिक विचारों को देखेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले के शैक्षिक विचार, ठीक है, उनमें जो है वो सबसे पहला जो हमारा विचार है, उनकी शिक्षा पद्धति के मूल सिद्धांत। ठीक है। अब उनकी जो शिक्षा पद्धति है उसके मूल सिद्धांतों की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान करना होगा कि वो जो समय है वो समय ऐसा है कि जिस समय हमें एक राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करने की आवश्यकता थी, तो प्रत्येक व्यक्ति का, चाहे वो गोपाल कृष्ण गोखले हों, चाहे राजा राम मोहन राय हों, चाहे दयानंद सरस्वती हों, या चाहे किसी भी अन्य तरह कोई भी अन्य पॉलिटिकल थिंकर हो भारत का, पहली आवश्यकता थी कि लोकतांत्रिक आधारों पर लोकतांत्रिक आधारों पर आंदोलन की
तैयारी की जाए। यानी ऐसी शिक्षा पद्धति हो जो भारतीयों को आंदोलन करने के लिए तैयार करे, लेकिन वो आंदोलन हो लोकतांत्रिक आधारों पर। तो ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे आने वाले समय में राजनीतिक कार्यकर्ता तैयार हो, लेकिन वो किसी तरह की हिंसक कार्यवाही में विश्वास नहीं रखें। पहला बिंदु इनकी शिक्षा प्रणाली का ये था। दूसरा इन्होंने कहा सांप्रदायिक सद्भाव, सांप्रदायिक सद्भाव और समरसता, या इसको और अच्छा अगर हम लिख दें सामाजिक समरसता का सिद्धांत। सामाजिक समरसता का सिद्धांत इन्होंने अपनी एजुकेशन प्रणाली में जोड़ने का प्रयास किया। अब ये भी उस समय की आवश्यकता थी। आप ये ध्यान रखें कि ये जो सांप्रदायिक सद्भाव है और सामाजिक समरसता है, ये भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान देने वाली एक सोच थी, और इस सोच को गोपाल कृष्ण गोखले अपनी शिक्षा संबंधी विचारों में समाहित करने का प्रयास करते थे। ठीक है। तीसरी जो बात हम कह रहे हैं वो तीसरी बात है इनके सिद्धांतों से जुड़ी हुई उच्च तकनीकी दक्षता। उच्च तकनीकी दक्षता प्राप्त की जाए। यानी ऐसी एजुकेशन प्रणाली जिसमें तकनीकी दक्षता भी विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाई जाए, या उसका भी ध्यान रखा जाए, या हम कहते हैं कि सिलेबस में ऐसे तत्वों को भी शामिल किया जाए। ठीक है ना, जिससे कि भारतीय जो व्यक्ति है वो तकनीकी रूप से दक्ष हों। आगे जो बात है वो है जो आज भी हमारे यहाँ बहुत चलने वाली चीज है, जन स्वास्थ्य और स्वच्छता का सिद्धांत। पब्लिक हेल्थ एंड क्लीनलीनेस का जो सिद्धांत है, स्वच्छ भारत, उस सिद्धांत का भी गोखले अपने सिद्धांतों में या अपने शिक्षा पद्धति में शामिल करना चाहते थे, या उसको शामिल किया जाना आवश्यक मानते थे। तो ये 4-5 जो सिद्धांत है, इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने शिक्षा संबंधी विचारों को क्या किया है, बढ़ाने का या सिद्धांतों में उनको समाविष्ट करने का प्रयास किया। अब इसके आधार पर जहां पर तिलक और उसके मध्य समानता है गोखले में, वो है नागरिकों को दक्ष बनाने के लिए, भारतीय नागरिकों को दक्ष बनाने के लिए या उनमें चेतना, आत्म चेतना जिसकी बात करते हैं, वो आत्म चेतना जागृत करने के लिए उनका चारित्रिक विकास करने वाली शिक्षा देना चाहते हैं। उनका चारित्रिक विकास करने वाली शिक्षा देना चाहते हैं। ये दोनों समान है, बस पद्धति तिलक की अलग है, गोखले की अलग है। ये इनके शिक्षा संबंधी विचार हो। आप ये ध्यान कर लें कि ये बहुत जरूरी है। हर राष्ट्र का एक चरित्र होता है और उनके नागरिकों का भी एक चरित्र होना चाहिए। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि देखिए, आप जितने भी योग्य व्यक्ति हैं, अगर उन योग्य व्यक्तियों का चारित्रिक विकास नहीं हुआ है, तो आज टेक्निकल युग में जिसकी टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी है, वो कुछ भी कर सकता है टेक्निकल मामलों में। आज जैसे जैसे टेक्निकल योग्यता बढ़ रही है, वैसे वैसे प्रशासन का कार्य और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है,
तो अगर वो व्यक्ति जो इतना टेक्निकली साउंड माइंड के होंगे, अगर वो चारित्रिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, तो वो भारत जैसे राष्ट्र के नुकसान के साथ साथ खुद का भी नुकसान कर लेंगे। तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि ये जो सारी शिक्षा के जो बिंदु हैं, इन सभी बिंदुओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है चारित्रिक विकास करना। ये तो है, ये तो सारी चीजें हैं, लोकतांत्रिक मूल्य हो, सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त हो, लेकिन इन सब को प्राप्त करने के बाद अगर उस व्यक्ति का चरित्र ठीक नहीं है तो वह इनका दुरुपयोग ही करेगा। हमारे यहाँ बहुत सारे उदाहरण हैं, चाहे हम बात कर ले कंस की, रावण की, और आधुनिक समय में हिटलर की, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो नायक खलनायक है उसकी, या किसी अन्य की। ये सब नॉलेज में भी आगे थे, लेकिन ये चारित्रिक विकास इनका कहीं न कहीं कमजोर था, तो उससे बचना चाह रहे हैं। ऐसी विपदा एक बार फिर नहीं आ जाए भारतीयों पर, या विश्व के लिए किसी तरह की कोई हानिकारक परिस्थिति नहीं हो जाए, तो उसके लिए कह रहे थे कि शिक्षा इस तरह की होनी चाहिए। आगे देखें, इनका जो दूसरा बिंदु था उसकी चर्चा करते हैं। उसको हमने माना था, जो दूसरा बिंदु वो है प्राथमिक शिक्षा संबंधी इनके विचार। प्राथमिक शिक्षा संबंधी विचार, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए इनकी जो थॉट्स है वो। तो देखें आप, प्राथमिक शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बालक का, साइंस भी कहता है कि 5 वर्ष तक उसका जो विकास हो जाता है, या जो बच्चा बचपन में, या जो बालक बचपन में अर्ली एज में जो चीजें सीख सकते हैं, वो युवावस्था होने तक उतनी सहजता से नहीं सीख सकते हैं। या जिन सिद्धांतों या जिन विचारों या जिन नैतिक उद्देश्यों या मूल्यों की आप स्थापना बचपन में, प्रारंभिक अवस्था में कर सकते हैं, वो आगे नहीं की जा सकती। ऐसे ही गोखले का भी मानना था। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा संबंधी अपने विचार जो दिए, वो उस समय बड़े ही प्रासंगिक, मौलिक और स्पष्ट विचार दिए थे। देखें, गोखले का जो मानना है, गोखले का मानना था कि जो प्राथमिक शिक्षा का जो क्षेत्र है, उस प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र को अत्यधिक सहायता की आवश्यकता थी, और वो भी सरकारी सहायता की। उसका कारण उन्होंने बताया कि जो कारण है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, परिस्थितियां इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि भारत का 10 में से 9 बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। 10 में से 9, अगर ये नंबर होते किसी एग्जाम में आपके, तो बहुत अच्छे नंबर माने जाते, लेकिन ये वो संख्या है जहां पर बच्चे अशिक्षित हैं भारत में, या भारत के 10 में से 9 बच्चे अशिक्षित हैं। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात हम कह रहे हैं कि 5 में से 4 गांवों में स्कूल ही नहीं है, यानी 5 में से 1 गांव पर स्कूल है। मैं बता रहा हूं वो परिस्थितियां जहां पर भारत में अध्ययन, आज हम पीछे हैं, इतनी अच्छी लिटरेसी रेट नहीं है हमारे यहाँ, स्कूल नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि एजुकेशन की जो दर है
वो कितनी निम्न होगी, नीचे स्तर तक होगी। और जबकि ब्रिटेन में क्या था, ब्रिटेन में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी। ठीक है, तो आपके समझ में आएगा कि आज जो ब्रिटेन है या जो ब्रिटेन की परिस्थितियां हैं वो भारत से कई गुना बेहतर थी। वहां पर होने वाला जो एजुकेशन पर जो खर्च था, वहां शिक्षा पर खर्च 3 गुना बढ़ गया था पहले की तुलना में। तो आप सोच सकते हैं कि इंग्लैंड, और पैसा किसका है ये, भाई ब्रिटेन के पास इतना धन थोड़ी है, या ब्रिटेन बहुत पैसे वाला राष्ट्र नहीं है, जब तक कि अगर उसके औपनिवेशिक राष्ट्रों से जो धन है, जो सोर्स बने हुए हैं औपनिवेशिक राष्ट्र, वहां से जो धन आ रहा है, उस धन की बदौलत ब्रिटेन इतना धनवान हो चुका है कि वो उस पैसे को वहां पर खर्च करे। और भारत के बच्चों की या भारत की जो एजुकेशन है उसकी परिस्थितियां इतनी निम्न स्तर की हो रही है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हमें इन परिस्थितियों को अच्छा बनाना होगा, और उसके लिए हमें सहयोग किससे चाहिए, इस ब्रिटिश गवर्नमेंट से सरकारी सहायता हमको मिलनी चाहिए, खासकर कहाँ, प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, क्योंकि एजुकेशन का जो फील्ड है उस फील्ड में ये जो भेदभाव हो रहा है या असमानता हो रही है, इस असमानता के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार थी ये जो दोहरा चरित्र था ब्रिटिश सरकार का। तो इस दोहरे चरित्र का क्या करते हैं, वो विरोध करते हैं। दोहरे चरित्र का विरोध किया गया है गोखले के द्वारा। एजुकेशन में आप समानता रखें, भारतीयों को भी पढ़ने का उतना ही हक है जितना कि ब्रिटिश बच्चों को। तो इसका विरोध किया गया, और हालांकि कुछ ज्यादा प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ब्रिटिश सरकार को ये पता होना चाहिए कि उनका जो वो न्यायप्रियता या बहुत समानता, जातिवाद नहीं है, इस तरह के जो अच्छे अच्छे गुण बताते रहते हैं, और भारतीयों को कहीं ना कहीं हीन भावना से ग्रस्त करने का उनका प्रयास रहता है, वहां ये जो दोहरा चरित्र है, इस दोहरे चरित्र को लेकर भी उन्हें कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, ऐसा मानना है गोपाल कृष्ण गोखले का। अब आगे चले, और भी इसमें जानकारियां हैं, उनको देखें। अब इसके लिए क्या क्या सुझाव दे रहे हैं वो, इसके अलावा भी वो देखें। सुझाव दे रहे हैं गोखले प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में। तो पहला सुझाव उनका आ रहा है कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निशुल्क किया जाना चाहिए, अनिवार्य एवं निशुल्क। निशुल्क किया जाए, पहली बात। अगर एक साथ पॉसिबल नहीं है, एक साथ अनिवार्य किया जाना संभव नहीं है, तो आप क्या करें कि इन्हें टुकड़ों में कैसे, या तो पहले बालकों के लिए शिक्षा अनिवार्य की जाए, फिर उसके बाद बालिकाओं के लिए, बालिकाओं के लिए अनिवार्य किया जा सकता है अगर एक साथ इसको अनिवार्य करना संभव नहीं है। और फिर धीरे धीरे महिलाओं के लिए भी शिक्षा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।
तो ये बात जो है वो कहीं ना कहीं उन्हें प्रोग्रेसिव बनाती है, उदारवादी व्यक्ति हैं। उदारवादी व्यक्ति होने के कारण वो सभी के लिए शिक्षा को क्या मानते हैं, अनिवार्य मानते हैं, और इसके लिए वो सुझाव भी दे रहे हैं। वहीं इन्होंने एक सुझाव और दिया कि इन्हें इस शिक्षा को क्या कर देना चाहिए कि प्रांतीय विषय की अपेक्षा प्रांतीय विषय से केंद्रीय विषय मान लेना चाहिए। केंद्रीय विषय में रखा जाना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं इसका कारण क्या बता रहे हैं, क्योंकि केंद्रीय विषयों को या केंद्रीय सूची के जो विषय हैं उन्हें आर्थिक संसाधन अधिक मात्रा में या अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं। आर्थिक संसाधन मात्रा में अधिक प्राप्त होते हैं या जल्दी कार्य होता है। इसलिए वो चाहते थे कि एक सुझाव तो इन्होंने ये भी दिया कि शिक्षा को प्रांतीय विषय से उठाकर केंद्रीय विषय में डाल दिया जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि एक तो धन मिलेगा, संसाधन मिलेंगे, और दूसरा उनकी प्रासंगिकता या उनके इम्प्लीमेंट होने की जो रेट है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। और ये कह रहे हैं कि बालक बालिकाओं को शिक्षा मिले, महिलाओं को शिक्षा मिले, सरकार इसमें सहयोग करे, लेकिन इनका कहना है कि केवल मात्र शिक्षा के लिए सरकार पर ही निर्भरता जरूरी नहीं है। तो ये सुझाव दे रहे हैं कि शिक्षा के प्रसार के लिए, शिक्षा के प्रसार हेतु सरकारी समर्थन जो मिल रहा है, सरकारी सहायता का समर्थन करते हैं, परंतु समर्थन है या करते हैं एक ही बात है, परंतु पूर्णतः निर्भर नहीं होना चाहते हैं। पूर्णतः निर्भरता नहीं चाहते। ये तो आप भी मानते हैं कि किसी चीज अगर आप किसी व्यक्ति पर पूर्णतः डिपेंड हो जाते हैं तो वो आप उसके काम का नहीं रहते। कहते हैं कि अगर आप पूरी तरह से किसी पर निर्भर हो जाएंगे तो जिस तरह पेड़ अपने सूखे पत्तों को गिरा देता है वैसे आपको भी हटा दिया जाएगा, संबंधों में वो अलग हो जाएंगे, बिखराव आ जाएगा। इसलिए वो पहले ही चाहते हैं कि जो निर्भरता है, इस निर्भरता को ध्यान रखते हुए वो सुझाव देते हैं कि गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा भी क्या किया जाना चाहिए, प्रयास करना होगा। गैर सरकारी संस्थाओं से प्रयास करना होगा। पहली बात जिसको आज हम प्राइवेट सेक्टर कह रहे हैं, ऐसे वहां उस वक्त प्राइवेट संस्थाओं की बात नहीं की इन्होंने, गैर सरकारी संस्थाओं की बात कर रहे हैं। दूसरा इन्होंने सुझाव दिया कि जो बड़े उद्योगपति या बड़े घराने हैं, बड़े उद्योगपति या ट्रस्ट हैं, उन्हें
शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में आगे आना होगा। अब ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखो अंग्रेजों को इतनी अहमियत नहीं है शिक्षा के प्रति, और भारतीय माहौल के अंतर्गत वो शिक्षा नहीं देंगे। वो शिक्षा भी देंगे तो अपनी पद्धतियों के अनुसार वो शिक्षा देंगे। वो चाहते हैं कि अगर भारतीय आएंगे तो भारतीय के द्वारा जो शिक्षा पद्धति स्थापित की जाएगी उस शिक्षा पद्धति में मूल्यों को स्थान दिया जाएगा, चारित्रिक विकास को स्थान दिया जाएगा, राष्ट्रवाद को स्थान दिया जाएगा। इसलिए वो आह्वान कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये जो व्यक्ति हैं वो स्कूल स्थापित करें, विद्यार्थियों को फाइनेंस करें और फाइनेंस करके उनकी एजुकेशन प्रणाली को विकसित करने का प्रयास करें। तो अब आगे हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारे द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रयास सफल भी होंगे, लेकिन इनके सफल होने में किसी तरह की कोई दिक्कत आ सकती है या नहीं, इसकी बात करने से पहले हम देखें कि इन्होंने खुद ने इसके लिए और प्रयास किए। इन्होंने एलिमेंट्री एजुकेशन यानी सुप्रीम जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल, उस सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपना एक प्रस्ताव रखा जिसको कहते हैं प्राथमिक शिक्षा बिल। अब इस प्राथमिक शिक्षा बिल या एलिमेंट्री एजुकेशन बिल इसकी कुछ विशेषताएं थी। उन विशेषताओं के आधार पर हम देखें तो ये कह रहे थे कि प्रारंभ में जो हमारी एजुकेशन प्रणाली है उसमें बालकों की शिक्षा को क्या किया जाना चाहिए, अनिवार्य किया जाना चाहिए। पहले बालक, उसमें सजेशन दिए बालकों की प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य हो। प्रारंभिक शिक्षा क्या हो उनकी, कंपलसरी कर दी जाए, पहला सुझाव। उसके बाद दूसरा सुझाव दे रहे हैं कि बालिकाओं की शिक्षा भी क्या होनी चाहिए, बाद में। इसको भेदभाव मत मानिएगा, कुछ नहीं मिल रहा है उसकी तुलना में हम ये क्या प्रयास कर रहे हैं कि किसी एक को मिले फिर किसी और को मिले, ठीक है। बालिकाओं की शिक्षा तत्पश्चात अनिवार्य हो। ठीक है। उसके बाद फिर वो कह रहे हैं कि क्या करना है आपको, शिक्षा की जो उम्र है, शिक्षा की उम्र उन्होंने तय कर दी 6 से 10 वर्ष के बालकों को, और अवधि 4 वर्ष की अवधि तक प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। ये जो 4 साल का समय है ये प्राथमिक शिक्षा के लिए होना चाहिए, सुझाव दे रहे हैं। आगे फिर एक सुझाव दे रहे हैं कि जो स्थानीय प्रशासन है और जो राज्य है उसका अनुपात होना चाहिए इनके अनुसार, ताकि शिक्षा में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। वो होना चाहिए 1:3। कहने का मतलब है राज्य 3 और स्थानीय प्रशासन 1 अनुपात में वो खर्च वहन करे, एजुकेशन उपलब्ध करवाए। और इसका कारण क्या था कि दोनों व्यक्तियों पर एक साथ भार नहीं बढ़े, क्योंकि आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी इनकी भी नहीं है जितनी कि केंद्रीय प्रशासन को जितना धन उपलब्ध होता है या उतना धन राज्य सूची के विषयों को पूरा करने के लिए प्राप्त नहीं होता है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि गृह विभाग जो है
उस गृह विभाग में भी होम डिपार्टमेंट जो है, जो गृह विभाग है, उस गृह विभाग में एक सदस्य की नियुक्ति होनी चाहिए, या सचिव, एक सचिव नियुक्त हो जो क्या करे, एजुकेशन का ध्यान रखे, ऐसा उन्होंने सुझाव दिया। ठीक है। दूसरा उन्होंने सुझाव दिया कि जो व्यक्ति है जिसको हम कहते हैं कि वायसरॉय, उसकी जो परिषद है, वायसरॉय की परिषद में भी वायसरॉय की जो परिषद है, उस परिषद में भी एक सदस्य जोड़ा जाना चाहिए, जो नियुक्त किया जाना चाहिए, जो कि क्या करे, इन सभी को, ये जो प्रस्ताव हैं, इन प्रस्तावों पर कार्य करे या इनका इम्प्लीमेंट करने की प्रक्रिया निर्धारित करे। ठीक है, ऐसा उनके द्वारा कहा जा रहा है। तो आप देखिए कि शिक्षा के प्रति जो विचार दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आज आप देख रहे हैं 6 से 14 वर्ष की उम्र रखी गई है, आज भी निःशुल्क रखी गई है, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बना दिया गया है 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। ठीक है, तो आप ये देखिए कि उन्हें एक टाइम पीरियड दिया गया है, ये 4 साल की अवधि थी, अब हम यहाँ 14 वर्ष तक देख सकते हैं कि वो बालक, हालांकि हमने 14 वर्ष के बाद भी उसके एजुकेशन को कंप्लीट करने का प्रावधान किया है, लेकिन उस समय भी इस तरह के प्रयास थे, लेकिन ये देख के क्या ये प्रयास सफल ही हुए, इसलिए देख रहे हैं असफलताएं। क्या देख रहे हैं अब हम, इसकी असफलताएं। और ये असफलताएं अगर ये मान उसी वक्त मान ली जाती तो शायद भारत की जो एजुकेशन प्रणाली है, उस एजुकेशन प्रणाली को आज इतना पिछड़ेपन का सामना नहीं करना पड़ता। देखें 1912 में गोखले 5वीं बार गए, ध्यान रखें, 7 बार गए थे, तो गोखले 5वीं बार या 5th टाइम के लिए कहाँ गए हैं, इंग्लैंड गए। और वो इंग्लैंड जाए घूमने के लिए नहीं गए, आप सोचो सर वो हर 5 बार जाके आ गए और वो घूमते ही रहते हैं क्या, इंग्लैंड इतना पसंद आ जाता है काम को। तो 5वीं बार को जब इंग्लैंड गए तो वहां पर उन्होंने देखा कि भारतीयों के द्वारा जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, उन व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं कोई ना कोई झोल है, कमी है। तो उन्होंने जो एलिमेंट्री एजुकेशन बिल जो प्रस्तुत किया, उस बिल के समर्थन के लिए गए थे। कहाँ गए थे, उस बिल के समर्थन के लिए गए, लेकिन वहां पर वो बिल पास नहीं हो पाया। प्राथमिक शिक्षा बिल, उस प्राथमिक शिक्षा बिल के समर्थन के लिए उन्हें इंग्लैंड जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ वो पास, यहाँ की स्वीकृति मिल भी जाए तो पास तो उसे वहीं होना था। लेकिन वो बिल पास नहीं हुआ, असफल हो गया उनका ये प्रयास। बिल क्या नहीं हुआ, पारित नहीं किया गया। और वो जो एक शिक्षा में बहुत अच्छा प्रयास करना चाह रहे थे मिस्टर गोखले, वो प्रयास क्या हो गया, असफल रहे। ठीक है, और दूसरी बात, जो भारतीय शासक थे या जो भारतीय से उम्मीद थी, वो भी पूरी नहीं हो पा रही। शासक या जो पूंजीपति हैं, वे भी सहयोग नहीं कर रहे, या हम कहते हैं कि वो इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे।
ठीक है। इस कारण ये जो इतना महत्वपूर्ण बिल था या इतना जो सुधार उन्होंने प्रस्तुत किए, वो सुधार वहां पर पूरे नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, ये असफल रहा या इसको पूरा नहीं किया जा सका। अब आगे अगर हम देखें तो दूसरा इनका जो विषय है जिसकी अगर हम बात करते हैं तो वो विषय था इनका उच्च शिक्षा के संदर्भ में इनके विचार, हायर एजुकेशन के संबंध में। हायर एजुकेशन के विषय में भी इन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। इनका मानना था कि जो हमारा जो सिस्टम है एजुकेशन का, उस एजुकेशन के सिस्टम में शिक्षा किसी भी तरह से कमतर नहीं है। तो ये प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा को बराबर महत्व देते थे, उच्च शिक्षा को बराबर महत्व देते थे। शिक्षा जरूरी भी है, आप कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, आपको पता होगा, समान रखते थे। तो इन्होंने कहा, अब देखो उस समय क्या हुआ कि 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट लाया गया। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट लाया गया और इस एक्ट के माध्यम से कॉलेजों की जो स्वायत्तता थी या विश्वविद्यालय की जो स्वायत्तता थी, उसमें ब्रिटिश सरकार के द्वारा हस्तक्षेप किया गया। और ये हस्तक्षेप किया गया वहां उनकी सीनेट काउंसिल में अपने सदस्यों की भर्ती कराना या सरकारी सदस्यों की जो कोटा था उसे बढ़ाना, सिलेबस और आदि चीजों में क्या कर रही है गवर्नमेंट, हस्तक्षेप करना चाह रही है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो यूनिवर्सिटी इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट है, उस एक्ट के माध्यम से कॉलेजों में जो व्यवस्थाएं स्थापित होती थी उसमें पूरी तरह से भारतीयों का जो योगदान था उसे कहीं ना कहीं प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयास का इन्होंने विरोध किया, उच्च शिक्षा में स्वायत्तता को बनाए रखने का इन्होंने समर्थन किया। ठीक है, इसके लिए लॉर्ड कर्जन जिम्मेदार थे। ये जो व्यक्ति है, ये इसका कार्यकाल रहा लगभग 1899 से 1905 तक। तो इसने ऐसे कारनामे के बंगाल का विभाजन कर दिया, यूनिवर्सिटी एक्ट बना दिया और दिल्ली दरबार का आयोजन किया। इस तरह के इसने कुछ काम किए जिनसे भारतीयों में इसके प्रति एक अच्छी भावनाओं का निर्माण नहीं हो पाया। और यही इसी कर्जन ने इस यूनिवर्सिटी एक्ट के माध्यम से भारत की शिक्षा प्रणाली में हस्तक्षेप करने का प्रयास भी किया। जबकि आप देखिए कि गोखले का क्या मानना था, गोखले चाहते थे कि उच्च शिक्षा के माध्यम से, गोखले का स्पष्ट मत था इस मामले में, उनका मानना था कि इस शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को उदारवाद को समझने में सहायता मिलेगी, यानी जो पश्चिमी जो विचारक हैं उनके दर्शन को समझने का मौका मिलेगा। भारतीय जो युवा हैं वो उदारवाद को समझ पाएंगे। लेकिन अगर वो उदारवाद को समझेंगे तो ब्रिटिश सत्ता की कमजोरियों को भी उजागर करेंगे कि वास्तव में वो जो पढ़ा रहे हैं वहां अपने यहाँ वो अपने देश में लागू कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और कर रहे हैं तो फिर वो भारत में इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित क्यों नहीं कर पा रहे। ऐसे विचारों को विकसित किया जाएगा। इसी कारण उन्होंने क्या देखा कर्जन ने कि इस तरह की कोई व्यवस्था भारत में बननी नहीं चाहिए, उदारवाद के प्रति समझ विकसित होगी। ये एक पॉजिटिव थिंकिंग थी उच्च शिक्षा को लेकर। लेकिन अंग्रेजों ने यूनिवर्सिटी एक्ट के माध्यम से इस विषय पर अपनी पकड़ बनाए रखने का प्रयास किया। इसका गोखले ने क्या किया, विरोध किया। गोखले द्वारा, अब क्या करें, गोखले मात्र विरोध ही कर सकते हैं जैसे कि कांग्रेस की नीति थी।
गोखले द्वारा इस बिल का विरोध किया गया, जबरदस्त विरोध किया। अब करना ही था। उदारवादी सरकार का यहाँ पर अनुदारवादी चेहरा दिखाई दे रहा था, इसलिए वो कह रहे थे कि सरकार वास्तव में उदारवादी है या नहीं। आगे चले, दूसरा बिंदु क्लियर होने के बाद हम देख रहे हैं कि अब हमारा जो है वो तीसरा जो बिंदु है वो है तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन। तकनीकी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा की अगर बात करें तो वो मैंने आपको पहले बताया कि भारत की जो तात्कालिक परिस्थितियां थी वो परिस्थितियां ऐसी थी कि भारत की तकनीकी पिछड़ेपन ने अंग्रेजों पर हमारी निर्भरता को बढ़ाया, जिससे भारत का आर्थिक हित भी प्रभावित हुआ। अब देखें आप यहाँ पर तिलक और जो गोखले हैं वो दोनों ही यहाँ पर सहमत है। पहली बात, तिलक और गोखले की समानता थी यहाँ। तकनीकी शिक्षा को लेकर इन दोनों में क्या रही, समानता। और इस समानता का परिणाम रहा है कि दोनों की शिक्षा यहाँ पर दोनों एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते थे। अब आगे देखिए, तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता क्या पड़ गई थी। मैंने पहले ही बताया कि भारत की जो औद्योगिक क्षमता थी वो कम थी। और इसके कारण भारत की जो निर्भरता है कम थी, जिसके परिणाम स्वरूप भारत की ब्रिटिश पर या ब्रिटिश तकनीक पर निर्भरता बढ़ रही थी। और इससे भारतीय बेरोजगार थे। इससे क्या हुआ कि भारतीय बेरोजगार हो गए, और बेरोजगार हो गए तो आप जानते ही है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा अभिशाप है किसी पढ़े लिखे नौजवान के लिए। तो ऐसा उन्होंने देखा, तो वो चाहते थे कि विरोध के फलस्वरूप नहीं हो रही थी, ये चाहते थे कि भारतीय की जो बेरोजगारी की समस्या है वो इस औद्योगिक क्षमता के बढ़ने के फलस्वरूप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ब्रिटिश तकनीक पर जो हमारी निर्भरता है वो निर्भरता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। गोखले आगे भी कहते हैं, फिर गोखले का मानना है कि वो जो अधिशेष जो मैंने आपको पहले चर्चा बताई थी उस अधिशेष को भारतीयों पर खर्च किया जाना चाहिए। अधिशेष जानते हैं आप, सरप्लस जो राशि बच जाती है, अधिशेष राशि का व्यय। तकनीकी शिक्षा पर किया जाना चाहिए। तकनीकी शिक्षा पर किया जाना चाहिए, ये उनका सुझाव है। ऐसा नहीं कि अंग्रेज तैयार ही बैठे, लेकिन फिर भी उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट बात की है, स्पष्ट तर्क के साथ, नीतियों के साथ, जो कि किसी भी तरह से भारतीयों के साथ साथ ब्रिटिश सरकार के हितों का भी ध्यान रखे। लेकिन अब देखिए, इनके प्रयास थे, इन्होंने कोशिश की, इसका रिजल्ट क्या रहा कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा कुछ प्रयास किए गए, उन्होंने कोशिश की कि कृषि क्षेत्र में संसाधन बढ़ाए जाएं, के द्वारा कृषि क्षेत्र में
जो तकनीकी रिसर्च थी या तकनीकी ज्ञान था, अनुसंधान था, उस पर कार्य किया जाए। ₹20 लाख स्वीकृत किए थे उन्होंने अंग्रेजों। अब इसका परिणाम क्या रहा कि उन्हें लगता था, कृषि में आप समझ ही सकते हैं कि कृषि में क्यों, कि कृषि से होने वाले बेनिफिट के बारे में वो जानते थे कि कृषि हमको क्या देगी, बेनिफिट दे सकती है, बहुत लाभ हो सकता है, या भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए इस तरह का लॉलीपॉप उन्हें पकड़ाने की कोशिश की गई ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो गोखले ने यहाँ भी कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 20 लाख रुपए बहुत ज्यादा नहीं है, तो एक प्रयास तो है कम से कम। लेकिन उन्होंने कहा कि यह राशि अपर्याप्त है। राशि वाकई में कम थी, भारतीय क्षेत्र को देखते हुए यह राशि अपर्याप्त थी या कम थी। तो उन्होंने कहा कि एक तो राशि बढ़ाई जाए, क्या बढ़ाई जाए, और कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी तकनीकी अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कि इसके अलावा तकनीकी अनुसंधान के लिए आयोग भी बनाया जाए, तकनीकी अनुसंधान हेतु आयोग गठित किया जाए। हर कोई कह सकते थे, आप जानते हैं, कोई भी कह सकता है, लेकिन उन्होंने, उनके कहने का प्रभाव अंग्रेजी सरकार पर पड़ता था। तो ये आयोग गठित किया जाए, ऐसे दो सुझाव मिस्टर गोखले ने तकनीकी शिक्षा के संदर्भ में अंग्रेजी प्रशासन को देने का काम किया। ठीक है, तो ये कुछ सुझाव हैं, कुछ जानकारियां हैं शिक्षा के संदर्भ में मिस्टर गोखले के द्वारा जो हमें दी गई है। पहला हमने देखा कि उनके जो सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों के बारे में हमने चर्चा की, और उन सिद्धांतों के बाद हमने ये देखा कि ये सिद्धांत अपने आप में उस तात्कालिक समय में बड़े ही प्रासंगिक थे, प्रगतिवादी थे, और कहीं भी ये ब्रिटिश सरकार के विरोध में या उनका अहित करने वाले विचार नहीं थे, और ये भारतीय आवश्यकताओं को भी कहीं न कहीं पूरा कर रहे थे। गोखले ने कहा कि जीवन की श्रेष्ठता और उच्चतर जीवन स्तर को प्राप्त करने के लिए शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। यानी उन्होंने शिक्षा को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हुए उसे प्राप्त करने के प्रयासों की ओर ब्रिटिश सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम किया। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा नागरिकों के बौद्धिक स्तर में अत्यधिक वृद्धि की जा सकती है, उसे बढ़ाया जा सकता है, और उस बढ़े हुए बौद्धिक स्तर के द्वारा भारतीय अपने भविष्य का निर्माण स्वतः ही कर सकेंगे, या भारतीयों का या भारत देश का जो भविष्य है वो शिक्षा पर ही निर्भर करता है। ऐसा मिस्टर गोखले ने शिक्षा के संदर्भ में अपने विचारों के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। ठीक है, यहाँ पर आपके शिक्षा संबंधी जो विचार हैं मिस्टर गोखले के, वहाँ वो आपको जानने को मिले। और अब हम अगले जो वीडियो है उसमें चर्चा करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक विचारों के बारे में। तब तक के लिए आप इसे अपने ध्यान में रखिए और अपनी कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को तैयार करें, देखें, एक दो बार सुने, समझें, और फिर अपने विचारों से इस या अपने आधार पर अपने शब्दों में अपने नोट्स को तैयार करें। हालांकि ये पूरे हैं, इनको आप बढ़ा सकते हैं, छोटे नहीं हैं, लेकिन और बेहतर करने का जो गुंजाइश बाकी रहती है वो हमेशा रहती है। तो आप इसका ध्यान रखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।